नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अंकुर शास्त्र स्वागत करता हूँ परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इकोनॉमिक्स के स्टॉक एक्सचेंज में हम चर्चा करेंगे नए टॉपिक की। जो नया टॉपिक है वो हमारा उसका नाम है सर्किट शेयर। कल हमने स्पीड शेयर के बारे में बताया था। आज हम कल हम स्पीड शेयर, डिफरेंस शेयर, प्रीमियम शेयर, इनसाइडर ट्रेडिंग, रोलिंग सेटलमेंट जिसे वायदा कहा जाता है, बाई बैंक ऑफ शेयर मतलब शेयर का पुनः खरीदना, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। और साथ ही साथ कल जो बातें हुई थी उनमें साथ ही साथ हमने चर्चा किया था कई ऐसे पॉइंट्स की, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में कैसे मुद्रा का दाम कैसे बढ़ता है और घटता है, किस हिसाब से जो पी नोट्स के बारे में हमने चर्चा किया था, ठीक। और किस हिसाब से जो वादा कर दिया जाता है एक्स्ट्रा शेयर खरीदने के लिए, जिससे कि शेयर का दाम मार्केट में बढ़ जाता है, जिसे सेबी ने वर्तमान में मना कर दिया है अब, ठीक। इसे इलीगल घोषित कर दिया गया है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग है, वो भी जो आंतरिक सूचना के आधार पे जो कंपनी के उच्च पदों पे बैठे व्यक्ति शेयर का खरीद कर लेते थे। और जो पी नोट्स जो होते हैं वो भी शेयर खरीदने का ही एक माध्यम था, जो कि अब वर्तमान में प्रचलित नहीं है, ठीक। और स्टॉक एक्सचेंज में हमने CDSL डीमेट अकाउंट के बारे में जाना था, डीमेटेरियलाइज अकाउंट, जो कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड के पास, या फिर CDSL या NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के पास रहता है, डीमेटेरियलाइज फॉर्म में, भौतिक रूप में नहीं, एक मेटलिस्टिक फॉर्म, डिजिटल फॉर्म में ओरिजिनली। और शेयर का खरीद फरोख्त इस तरह से किया जाता है। आज हम बात करते हैं सर्किट शेयर की। सर्किट शेयर क्या होता है? सर्किट शेयर जो है वो एक तरह से ये सर्किट शेयर, कई बार क्या होता है कि जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में शेयर का जो भाव है, भाव किसका? शेयर का, उसमें क्या होता है कि काफ़ी तेज़ी से उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे किसी अन्य कारक द्वारा या किसी बाह्य कारक के द्वारा ये उतार चढ़ाव होता है। और ये क्यों होता है? क्यों? तो कोई बाह्य कारक या फिर अन्य कारक द्वारा, जब किसी बाह्य कारक या अन्य कारक द्वारा शेयर मार्केट में शेयर का उतार और चढ़ाव देखने को मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस दौरान अगर ये 1 घंटे में, ये स्टॉक एक्सचेंज क्या आता है, 1 घंटे के लिए क्लोज कर दिया जाता है, तब स्टॉक एक्सचेंज 1 घंटे के लिए बंद कर देते हैं, ठीक। मीन्स अगर 10% उतार चढ़ाव मिला, मतलब निफ्टी 6000 है और 6000 से 6600 हो गया, तो मतलब अगर देखिए निफ्टी पे 6000 शेयर का दाम चल रहा है और फिर ये 6600 हो गया, मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ? 10% इंक्रीमेंट हुआ शेयर के दाम में। तो 1 घंटे के लिए स्टॉक एक्सचेंज क्या हो जाएगा? वो बंद हो जाएगा। एक चीज़, अगर ये 15% बढ़ा दाम, तो फिर ये 2 घंटे के लिए बंद हो जाएगा। और अगर ये 20% या फिर
उससे प्लस बढ़ा तो फिर ये होल डे क्या हो जाएगा, क्लोज। तो इसे हम क्या कहते हैं, सर्किट शेयर। सर्किट शेयर में क्या होता है, शेयर मार्केट में जो शेयर का उतार चढ़ाव होता है भाव का किसी बाह्य कारक के द्वारा, तो स्टॉक एक्सचेंज 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। इस टाइप की जो व्यवस्था होती है वो सर्किट शेयर में होती है। जब भी महंगाई बढ़ती है तो मध्यम वर्ग को उसका फ़ायदा नहीं होता है। उसका फ़ायदा किसको होता है, उद्योगपति को होता है। ठीक, मिटाने वाला कहाँ है। महंगाई बढ़ने के दौरान मध्यम वर्ग को तो इसका फ़ायदा होता नहीं है, उद्योगपति को होता है। तो ये किस हिसाब से होता है, देखिए जब महंगाई होती है, मुद्रास्फीति होती है और ये बढ़ती है, तो जो मध्यम वर्ग है वो मध्यम वर्ग क्या करेगा, खर्च करेगा। निवेश क्या होता है उसका, निवेश उसका घट जाता है। ठीक, वहीं उद्योगपति क्या करेंगे, देखिए उद्योगपति क्या करेंगे कि शेयर में निवेश करेंगे और शेयर की कीमत बढ़ेगी और शेयर मार्केट बढ़ेगा। उद्योगपति क्या करेगा, वो निवेश करेगा। किस में निवेश करेगा, शेयर में निवेश करेगा। शेयर में निवेश करेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, शेयर की कीमत बढ़ जाएगी और शेयर की कीमत बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, फाइनली शेयर मार्केट राइज कर जाएगा। ठीक, युद्ध, तो इसका लाभ किसको हुआ, उद्योगपति को क्या होगा, लाभ होगा। ठीक, और मध्यम वर्ग को क्या होगा, हानि होगा। देखिए अगर युद्ध हो या फिर मानसून लेट हो जाए, ठीक, युद्ध हो, मानसून लेट हो जाए या फिर कोई आंतरिक समस्या हो, आंतरिक समस्या आ जाए, इंटरनल सिक्योरिटी की कोई समस्या आ जाए या फिर कहीं कई जगह कोई हिंसा हो गई या फिर कोई आंदोलन हो गया जिसके कारण क्या आता है, ट्रांसपोर्ट बाधित हो गया, इन सभी का रिजल्ट क्या होगा, इन सभी के रिजल्ट में शेयर मार्केट गिर जाएगा, डाउन। तो शेयर मार्केट किस में डाउन होगा, युद्ध में, मानसून के लेट हो जाने में, आंतरिक समस्या होने में। ठीक, और महंगाई अगर बढ़ गई तो इसका लाभ किसको होता है, उद्योगपति को होता है। क्यों, क्योंकि वो निवेश करेगा शेयर में, तो उससे शेयर की कीमत बढ़ जाएगी, शेयर की कीमत बढ़ेगी तो शेयर मार्केट क्या होगा, बूम कर जाएगा। जबकि मध्यम वर्ग क्या करेगा, मध्यम वर्ग खर्च करेगा, उसके पास निवेश के लिए पैसा नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, खर्च में पैसा लगाएगा। तो ये है सर्किट शेयर। अब हम बात करते हैं एडीआर की। एडीआर जिसे हम कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है कि अमेरिका के जो निवेशक हैं, जो अमेरिकन हैं, अमेरिका के जो नागरिक हैं, वहाँ की विदेशी कंपनियाँ, वहाँ पे विदेशी कंपनियाँ कौन होंगी, जैसे कि इंडिया में विदेशी कंपनियाँ जो इंडिया के बाहर की हैं, अमेरिका में विदेशी कंपनियाँ अमेरिका के बाहर की, चाहे वो इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, जापान की हो, चाइना की हो, कोई भी कंपनी हो, अगर वो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो वो क्या है, अमेरिका के लिए एक विदेशी कंपनी है। तो
एडीआर धारक जो अमेरिका के जो निवेशक हो, अमेरिकन जो होते हैं, वो उन विदेशी कंपनियों में एडीआर द्वारा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट द्वारा धन लगा सकते हैं और मुनाफा लाभांश कमा सकते हैं। ये यूएस डॉलर में ही होता है और एडीआर अमेरिकन बैंक द्वारा ही निर्गत किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा हस्तांतरित, बहुत इजीली हस्तांतरित होता है, बिना किसी स्टाम्प शुल्क के होता है और एक प्रमाण पत्र है, एक तरह से सर्टिफाइड प्रमाण पत्र है जो यूएस बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा आपका जो भी लाभांश होता है वो किस में होता है, वो यूएस डॉलर में होता है। ठीक, तो अब हम चर्चा करेंगे एडीआर की। एडीआर जिसे हम कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये क्या है? ये एक तरह से अगर आप देखा जाए तो ये एक तरह से इजीली हस्तांतरित है, एक तरह का प्रमाण पत्र है जो यूएस बैंक द्वारा निर्गत किया जाता है। एडीआर यूएस बैंक द्वारा निर्गत इजीली, आसानी से हस्तांतरित बिना किसी स्टाम्प शुल्क के एक प्रकार का प्रमाण पत्र है। कौन? एडीआर। ठीक, और इसमें क्या है कि यूएसए में या यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड विदेशी कंपनी, फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए जैसे कोई इंडिया की कंपनी हो, वहाँ जापान की हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की हो, एक्सेट्रा। ठीक, तो यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड जो विदेशी कंपनी है उसमें अमेरिकी, मतलब यूएस सिटीजन जो है, अमेरिकी निवेशक निवेश कर सकते हैं और इससे लाभांश कमा सकते हैं। ठीक, तो यूएस बैंक में द्वारा निर्गत, और ये क्या है? यूएस डॉलर में मूल्य होता है। इसका जो अंकित मूल्य होता है किस में होता है? यूएस डॉलर में होता है। तो यूएस बैंक द्वारा इजीली हस्तांतरित बिना किसी स्टाम्प शुल्क के एक प्रकार का प्रमाण पत्र जो कि यूएस डॉलर के मूल्य में होता है, यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, ठीक, विदेशी कंपनी अमेरिकी निवेशक द्वारा लाभांश को कमाया जा सकता है। ठीक, तो ये क्या है? एक तरह से एडीआर, जिसे हम कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक, इससे क्या होता है कि जो अमेरिकी निवेशक होते हैं वो गैर अमेरिकन कंपनी में लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, लाभांश
कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये ADR के बारे में हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। मतलब कि अमेरिकी निवेशक क्या करेगा कि गैर अमेरिकी कंपनी में लाभ प्राप्त कर सकता है। किसके द्वारा? ADR के द्वारा। कौन? अमेरिकन निवेशक। यह है ADR, जिसे कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम क्या है? GDR। GDR को क्या कहते हैं हम? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसमें क्या होता है? ग्लोबल लेवल पे विभिन्न देशों के बाज़ारों में क्या होता है, ये एक साथ इसमें एक्सेप्टेबल होता है और इसको यूरोपियन इंटरनेशनल बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ADR किसके द्वारा जारी किया जाता है? ADR अमेरिकन बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि GDR का यूरोपियन इंटरनेशनल बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और इसको सभी देश में स्वीकार है। किसी भी विदेशी कंपनी द्वारा इसको में निवेश किया जा सकता है सभी देशों में लाभ कमाने के लिए, और सभी देशों द्वारा स्वीकार है और यूरोपियन इंटरनेशनल बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इससे क्या कहता है कि कोई भी विदेशी कंपनी जिस देश में है उस देश के नागरिकों द्वारा धन को प्राप्त कर सकती है, उनको लाभांश प्रोवाइड कर सकती है। इसके लिए जैसे GDR के लिए इंडिया में एक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड और वित्त मंत्रालय, उसकी अनुमति क्या है? अनिवार्य होती है, FIPB। तो हम ग्लोबल डिपॉजिटरी रेफरेंस, इसमें क्या होता है कि ये जारी करता है, इसका कौन है? जारी है करता है यूरोपियन इंटरनेशनल बैंक द्वारा, पहली चीज़। दूसरा कि सभी देशों में ये GDR स्वीकार्य है। इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि किसी भी देश में स्थित कोई भी विदेशी कंपनी में उस देश के नागरिक निवेश कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरी बात, लाभांश कमा सकते हैं। ठीक, तो सभी देशों में GDR स्वीकार है। किसी भी देश में उस देश के नागरिक या तो निवेश भी कर सकते हैं, ठीक, लाभ भी कमा सकते हैं, और ये कोई भी विदेशी कंपनी में निवेश कर सकते हैं, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलरली वन कंपनी में। तो इसे हम क्या कहते हैं? हम GDR कहते हैं। ठीक, GDR के साथ ही एक बात ये होती है कि भारत में इसके लिए क्या है? भारत में GDR के लिए दो एजेंसी से अनुमति इम्पॉर्टेंट है। एक है तो FIPB
और दूसरा है एफएम। एफएम मतलब वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, और दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। भारत में जीडीआर, एफआईपीबी और एफएम अनिवार्य अनुमति है, तभी आप जीडीआर ले सकते हैं, इनकी अनुमति लेने के बाद ही। ठीक, तो जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट ये यूरोपियन इंटरनेशनल बैंक द्वारा जारी है, सभी देशों में स्वीकार है, और किसी भी देश में अगर कोई विदेशी कंपनी स्थित है तो वहाँ पे उस देश के जो नागरिक हैं जिसमें वो स्थित है वो क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, लाभांश कमा सकते हैं। और भारत में इसके लिए एफआईपीबी और वित्त मंत्रालय की अनुमति क्या है, वो अनिवार्य रूप से अनिवार्य होती है। जो आईडीआर क्या होता है, आईडीआर में भारतीय जो निवेशक होता है वो विदेशी कंपनी में निवेश करने के लिए आईडीआर के द्वारा निवेश करता है। आईडीआर का जारीकर्ता कौन है, भारतीय बैंक या फिर सेबी में रजिस्टर्ड एफआईआई। ठीक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि सेबी में रजिस्टर्ड हैं वो इसके लिए अधिकृत हैं। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसमें क्या होता है, जारीकर्ता यहाँ पे कौन होगा, जारीकर्ता यहाँ पे कौन होगा, कोई भी बाई भारतीय बैंक, भारतीय बैंक द्वारा, जैसे आपका एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एक्सेट्रा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सेबी में रजिस्टर्ड एफआईआई, जो सेबी में रजिस्टर्ड एफआईआई हैं उनके द्वारा जारी करता आईडीआर। इसमें क्या होता है कि कोई भी भारतीय निवेशक, ठीक, किसी भी विदेशी कंपनी में निवेश कर सकता है, साथ में लाभांश कमा सकता है। किसके द्वारा, आईडीआर के द्वारा। ठीक, ये किसके द्वारा हो सकता है, आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट द्वारा। तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट द्वारा किसी भी भारतीय निवेश, कोई भी भारतीय निवेशक किसी भी विदेशी कंपनी में निवेश कर सकता है, लाभांश कमा सकता है। और आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का जारीकर्ता कौन है, कोई भी भारतीय बैंक, जैसे एसबीआई, पीएनबी या सेबी में रजिस्टर्ड जो होते हैं फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है वो होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं पी नोट्स। पी नोट्स कल शायद नहीं हुआ था। पी नोट्स क्या है, जो पी नोट्स होता है वो पार्टिसिपेटरी नोट। इसके बारे में यह है कि 2015 से पहले कोई भी विदेशी व्यक्ति बिना किसी केवाईसी के, बिना डीमेट अकाउंट के, बिना किसी पैन कार्ड के, बिना सेबी में रजिस्टर्ड किए हुए इंडिया के शेयर मार्केट में निवेश कर सकता था वाया पी नोट। ठीक, मतलब कोई भी अगर विदेशी व्यक्ति है, मान लीजिए यूएस का है, तो वो क्या कर सकता था कि वो इंडिया के एक्सचेंज मुंबई में निवेश कर सकता था। ठीक,
न तो उसका कोई केवाईसी हुआ हो, ठीक, न तो उसका कोई पैन कार्ड हो, न उसका कोई मतलब प्रूफ हो, उसके बावजूद भी किसके द्वारा, पी नोट्स के द्वारा। पर ये पी नोट्स फिर क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि इसमें व्यक्ति जो होते हैं वो जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने पैसा को निवेश किया, तो उसके साथ क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने पैसे को जो निवेश किया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। वो पैसा क्या था, वो पैसा में भी ब्लैक मनी भी हो सकता था। विदेशी व्यक्ति मुंबई में पैसा लगा रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, उसकी कोई केवाईसी नहीं है, उसका कोई पैन कार्ड नहीं है, तो इसमें क्या है कि इसके द्वारा भारतीय व्यक्तियों को तो निवेश की अनुमति दी गई, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे भारत में तरलता आता है, भारत में धन आएगा, भारत में निवेश होगा, भारत को टोटल ओवरऑल लाभ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मुंबई में ये नहीं निवेश करता था, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा निवेश करता था, तो वहाँ से उसे रिसिप्ट मिलती थी जिसे हम पी नोट्स कहते थे। 2015 से क्या हुआ, 2015 से मई से विदेशी निवेश एफडीआई के रूप में, पी नोट्स के रूप में आया। एफडीआई एफआईआई क्या कहते हैं, ठीक, एफपीआई। देखिए एफपीआई मतलब जब मिनिमम 10% होता है तो इसे एफपीआई कहते हैं, और अगर वो 10% से ज़्यादा है तब हम उसे क्या कहते हैं, एफडीआई कहते हैं। पी नोट्स के द्वारा को अब हॉट मनी भी कहते हैं, क्योंकि पी नोट्स के द्वारा जो मुद्रा आई वो बहुत तेज़ी से भी बाहर जा सकती है, बहुत तेज़ी से उसका पलायन हो सकता है। ये एक देश से दूसरे देश में पैसे का आना इस तरह से होता है, ठीक है। इस कारण से भारत में जो कई चीज़ें गड़बड़ भी हुई, जैसे कि ब्लैक मनी आई। ब्लैक मनी में मतलब वो मनी जिस पे कि टैक्स न दिया जाए, ठीक। तो पी नोट्स के कारण मार्केट में तो तरलता आई, पर मार्केट में उतार चढ़ाव भी हुआ, और व्यक्ति भारत में टैक्स देता नहीं था, तो इससे क्या होता, ब्लैक मनी बढ़ती थी, मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ती थी, हॉट मनी की समस्या ये सब बढ़ती थी। अब पी नोट्स नहीं है, अब एक्टिंग में नहीं है, तो हम चर्चा करेंगे पी नोट्स के बारे में, ठीक। तो अब तक हमने चर्चा किया एडीआर क्या है, जीडीआर क्या है, ठीक है, और फिर सर्किट शेयर क्या होती है, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं पी नोट्स के बारे में। पी नोट्स क्या है? पी नोट्स, देखिए इस व्यवस्था से कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत के स्टॉक एक्सचेंज में, भारत के स्टॉक एक्सचेंज में क्या कर सकता था, निवेश कर सकता था। निवेश कर सकता था, बट किसके द्वारा, वो यहाँ पे बिना किसी केवाईसी के या फिर बिना किसी पैन कार्ड के, बिना किसी आईडी प्रूफ के, ठीक। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इससे भारत के मार्केट में क्या आई, निवेश आया, निवेश तो बढ़ गया, निवेश बढ़ा तो इससे क्या होता है, मतलब तरलता बढ़ी, और तरलता बढ़ी और लाभ भी हुआ, साथ ही साथ मार्केट में उतार चढ़ाव भी आया, ठीक। तो लाभ भी हुआ है और उतार चढ़ाव भी आया है, निवेश बढ़ी, तरलता बढ़ी, इसके कारण कोई भी विदेशी व्यक्ति बिना किसी केवाईसी के स्टॉक एक्सचेंज में निवेश कर सकता था। तो यहाँ पे उसको क्या मिलता था, ये जो निवेश करता था, ये निवेश वाया बीएसआई जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है द्वारा, तो यहाँ पे ये एक इसको रिसिप्ट देता था, एक रिसिप्ट प्रमाण पत्र। इस रिसिप्ट को हम क्या कहते थे, दैट इज कॉल्ड एज पी नोट्स, इसी को आप पी नोट्स कहते हैं।
ठीक। अब इससे जो निवेश आता है, ये निवेश क्या हो सकता है? ये निवेश ब्लैक मनी भी हो सकती है। ठीक, ब्लैक मनी मतलब जिस पर टैक्स न दिया हो। तो इससे समस्या आई, कौन कौन सी समस्या आई कि एक तो ये हॉट मनी है। ब्लैक मनी मतलब बाहर से पैसा आया है, कभी भी ये तुरंत। हॉट मनी मतलब क्या होता है? कोई जैसे कोई चीज़ गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो फिर ऊपर इवापोरेट होता है। तो हॉट मनी क्या होता है? मार्केट में आना, अचानक फिर गायब हो जाना। हॉट मनी की समस्या आई। मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या आई, हवाला, मतलब गलत कामों कारोबार का जो पैसा है वो मार्केट में वाइट हो जाए। और ब्लैक मनी की समस्या आई। ठीक, पैसा बढ़ गया बट उसका टैक्स नहीं है, तो ये समस्या है। इसको देखते हुए अब पी नोट्स को बंद कर दिया गया है। ठीक, पी नोट्स व्यक्ति को भारत में जो निवेश की अनुमति थी, इसका लाभ तो भारत में मिलता था, परंतु क्या है, ये समस्याएं जो होती हैं वो फिर ये दिक्कत करती थी। अब एफपीआई के रूप में पी नोट्स आता, क्या किसके रूप में था? एफपीआई के रूप में होता था। ठीक है, तो ये जो निवेश आता था, ये आता था एफपीआई के रूप में। एफपीआई के रूप में मतलब देखिए दो चीज़ होती है, एक होता है एफडीआई और एक होता है एफपीआई। उसको एक्सप्लेन करते हैं। एफपीआई के रूप में तो इसमें किसी का जो मालिकाना जो हक था, वो नहीं था। एक चीज़, मालिकाना हक नहीं था। दूसरा, इसमें कोई सहभागी नहीं था, कोई सहभागी नहीं। एक तो कोई मालिकाना हक नहीं था, दूसरा कोई सहभागी नहीं था। और इस तरह से एफपीआई में ये आई हुई समस्याएं, जो कि तो कोई भी विदेशी व्यक्ति बिना किसी केवाईसी के, बिना किसी पैन कार्ड के, बिना आईडी प्रूफ के भारत के स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करता था। और ये जो निवेश करता था, ये पैसा में भी ब्लैक मनी भी हो सकता था। इस निवेश से फ़ायदा तो होता था, तरलता तो बढ़ती थी, लाभ होता था, पर मार्केट में उतार चढ़ाव आता था। और ये डायरेक्ट नहीं निवेश करता था, ये वाया बीएसआई द्वारा निवेश करता था। बीएसआई इसके लिए क्या करता था? एक रिसिप्ट, एक जमा प्रमाण पत्र इनके लिए जारी करता था, जिसे हम पी नोट्स के नाम से जानते हैं। ठीक, ब्लैक मनी मतलब वही मनी जिस पे कोई टैक्स न दिया गया हो। ठीक, इससे समस्या क्यों हुई? हॉट मनी की समस्या हुई, मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या हुई, ब्लैक मनी की समस्या हुई। और जो निवेश आता था वो एफपीआई के रूप में आता था। यहाँ पे किसी का मालिकाना हक नहीं था और यहाँ कोई सहभागी नहीं था। इतनी चीज़ें हम लोगों ने जानी पी नोट्स के बारे में। ठीक, अब ये जो एफडीआई है, एफपीआई है, ये क्या है? देखिए, एफपीआई और है एफडीआई। जब निवेश 10% से कम हो तब कॉल्ड एज एफपीआई, और जब निवेश 10% से ज़्यादा हो देन कॉल्ड एज एफडीआई। ठीक, तो ये निवेश के ऊपर डिपेंड करता है कि निवेश कितना हो रहा है। अब हम बात करेंगे, जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखिए, म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड का मालिक होता है, म्यूचुअल मतलब होता है पारस्परिक, और फंड मतलब क्या होता है? कोष। म्यूचुअल फंड ये दो शब्द से मिला है। एक होता है पारस्परिक और एक होता है कोष। इसमें जो म्यूचुअल फंड का जो सीईओ होता है वो कौन होता है? वो एक मतलब प्रोफेशनल होता है, जिसे हम फंड मैनेजर भी कहते हैं। फंड मैनेजर ये क्या करता है कि ये आपके पैसे को, धन को ये निवेश कराता है कि कहाँ कितना निवेश करना है। ठीक है, तो ये आपके धन को निवेश करने की क्षमता बताता है कि फंड को कहाँ कितना निवेश करेंगे। क्योंकि देखिए, जनरली जो आम व्यक्ति होता है
उससे इकोनॉमिक की जो शब्दावली है, इकोनॉमिक की जो परिभाषा है, उसके बारे में गहन विस्तृत अध्ययन नहीं होता है। तो वो फंड में निवेश किसके द्वारा होता है? म्यूचुअल फंड के द्वारा करता है, ठीक, पारस्परिक कोष के द्वारा करता है, ठीक। आम नागरिक को ये एक तरह से निवेश का मौका देता है। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड हिंदी में से क्या कहते हैं? पारस्परिक कोष। म्यूचुअल फंड आम नागरिक को निवेश का मौका देता है। म्यूचुअल फंड क्या करता है? आम नागरिक को निवेश का मौका देता है, क्योंकि जो आम नागरिक है उसे आर्थिक शब्द की, आर्थिक बाजार की और आर्थिकी की ज्ञान नहीं होता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आम नागरिक है इसे जो आर्थिकी के शब्द हैं, जो उसका ज्ञान है, जो उसकी शब्दावली है, इन सब का ज्ञान नहीं है, ठीक। तो एक जो व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, उसके लिए एक म्यूचुअल फंड एक अच्छा माध्यम है निवेश के लिए। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक अच्छे प्रबंधकीय विशेषज्ञ ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग कंपनियों में कितना निवेश करना है उतना सामान्य व्यक्ति को बताते हैं। जो म्यूचुअल फंड होता है वो क्या है? वो एक प्रबंधकीय ज्ञान रखने वाले पेशेवर हैं, जिनको ये पता है कि किस किस क्षेत्र में कितना निवेश करने पे कितना लाभ हो सकता है, ठीक। ये म्यूचुअल फंड कौन है? प्रबंधकीय ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है? निवेश का रिटर्न किसको मिलेगा? निवेश का रिटर्न इन व्यक्ति को भी मिलेगा। अब ये निवेश क्यों कर रहे हैं? ये जब ये निवेश करेंगे, निवेश करने पर जो लाभांश है, जो रिटर्न है, उसका लाभ एक तो उस व्यक्ति को मिलेगा जो निवेश करता है, निवेशकर्ता को मिलेगा, ठीक। और दूसरा म्यूचुअल फंड जो प्रोफेशनल है उनको भी मिलेगा। तो दोनों को इस निवेश का लाभ मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड पारस्परिक कोष क्या है? ये आम नागरिकों को निवेश का मौका देती हैं, और इसमें चूंकि आम नागरिक उनको आर्थिकी की शब्द ज्ञान, शब्दावली का ज्ञान नहीं है, तो म्यूचुअल फंड प्रबंधकीय ज्ञान रखने वाले क्या हैं? पेशेवर हैं। उनको पता है कि किस क्षेत्र में कितना निवेश करेंगे तो कितना लाभ मिलेगा। उस लाभ को हम म्यूचुअल फंड भी, प्रोफेशनल भी लेता है और निवेशकर्ता भी लेता है, ठीक। भारतीय जैसे भारतीय महिला हैं, तो भारतीय महिलाएं सोना रखती हैं। उस सोने का जो रिटर्न है वो निवेश करने पे क्या मिलेगा? मिलता है, बट इतना नहीं मिलता है जितना कि बेचने पे म्यूचुअल फंड को मिलेगा, ठीक। तब क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या है, थोड़ा सा रिस्क भी होता है। बचत अगर निवेश में बदलता है, ठीक, तब अर्थव्यवस्था में वो भूमिका निभाता है। देखिए, जब भी कोई बचत है और उस बचत को निवेश में बदलेंगे
तब वो अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाएगा। ठीक। और बचत क्या है, बचत का अर्थ में यह जानना जरूरी है कि अगर बचत बढ़ेगी, अगर बचत का ढंग से निवेश होगा तभी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में बढ़ाव आएगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो कई श्रेणी में डिवाइड होता है। एक प्रकार का निवेश वाहक है और उसमें क्या है कि सभी प्रतिभूतियों का, स्टॉक एक्सचेंज के सभी प्रतिभूतियों का क्या है, पोर्टफोलियो है। तो इसको मिटा दें। म्यूचुअल फंड के बारे में नोट करते हैं कि ये आम नागरिकों को निवेश का मौका देता है जिनको कि इन सभी चीज़ों के बारे में, जनरल इकोनॉमी के बारे में नॉलेज नहीं होती। और ये क्या है, प्रोफेशनल्स हैं जिनको पता है किस क्षेत्र में कितना निवेश करेंगे तो लाभ मिलेगा, और उस लाभ को ये आपस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। इस तरह से अगर म्यूचुअल फंड को देखा जाए तो म्यूचुअल फंड क्या है, वो एक तरह से निवेश वाहन है। मतलब इस निवेश वाहन में क्या होता है, इस निवेश वाहन में प्रतिभूतियों का पोर्टफोलियो होता है, कई श्रेणी में डिवाइड होता है। यह कई श्रेणियों में डिवाइड होता है और स्टॉक एक्सचेंज के प्रतिभूति का पोर्टफोलियो होता है। ठीक। कौन? म्यूचुअल फंड। ठीक। अब क्या होता है, कई छोटे छोटे जो व्यक्तिगत निवेशक होते हैं वो प्रबंधित पोर्टफोलियो में कम कीमत पर को एक्सेस कर लेते हैं, कम कीमत पर उन चीज़ों को ले लेते हैं। तो इससे निवेश की जाने वाली प्रतिभूति और उनके जो उद्देश्य होते हैं वो मिल जाते हैं और इसके द्वारा जो रिटर्न वो बेहतर आता है। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि ये जो पोर्टफोलियो होते हैं इनमें अगर कोई सस्ती प्रतिभूति है तो इस सस्ती प्रतिभूति, मतलब इंग्लिश में आप इसे क्या कहेंगे, सिक्योरिटी, इस प्रतिभूति को जो निवेशक है वो निवेशक क्या हो सकता है, वो खरीद लेगा। किसके द्वारा? म्यूचुअल फंड द्वारा। ठीक। और म्यूचुअल फंड का जो सीईओ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फंड मैनेजर, फंड मैनेजर कहते हैं। ठीक है। वो एक निवेश सलाहकार होता है, वो केवल क्या करता है, निवेश के लिए सजेशन देता है, वो निवेश सलाहकार है। ठीक। जो सीईओ है। ठीक। और ये निवेशक ये खरीदेगा, इससे आपसे म्यूचुअल फंड को क्या कर लेगा, ये खरीद लेगा। ठीक। और इससे जो लाभ होगा और ये लाभ दोनों लोगों में फिर क्या होता है, फाइनली डिवाइड कर देगा। तो कुल मिला के म्यूचुअल फंड जो है वो फंड मैनेजर, निवेश सलाहकार एक प्रोफेशनल होते हैं जो बताते हैं कि इन सभी सिक्योरिटीज़ जो कि स्टॉक एक्सचेंज की सिक्योरिटी की सिक्योरिटीज़ की जो पोर्टफोलियो हैं, प्रतिभूति के पोर्टफोलियो एक वाहन है जिसमें कि ये सभी पोर्टफोलियो रखे हैं और उसमें से कौन कौन सी सस्ती प्रतिभूतियाँ खरीदी जाती हैं, म्यूचुअल फंड का जो है सलाहकार प्रोफेशनल वो निवेशक को सजेस्ट करता है। उसके रिस्पॉन्स में जब ये प्रतिभूति खरीदते हैं तो उससे जो लाभ होता है और इस लाभ डिविडेंड को ये दोनों लोग आपस में डिवाइड कर लेते हैं। यही इसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड से क्या होता है कि लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, इससे तरलता बढ़ती है और इसमें क्या होता है, कम पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक। तो इसमें एक तो इससे तरलता बढ़ती है, तरलता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि निवेश बढ़ता है और एक ये फिक्स टाइम के लिए होता है, ये एक
लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। और दूसरी बात ये, इसमें कम पैसे की ज़रूरत होती है, कम पैसे की ज़रूरत होती है। तो एक तो ये कि इसमें कम पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक, तरलता बढ़ती है, निवेश बढ़ता है, लिमिटेड पीरियड के लिए होती है और इसमें कम पैसे की ज़रूरत होती है। विविधता क्या है? म्यूचुअल फंड में जो निवेशक होते हैं, फंड मैनेजर, वो डाइवर्सिफाइड करके निवेश करता है कि कितना किस में निवेश करना है। एक जो मध्यम व्यक्ति है, एक आम नागरिक है, उसको निवेश करने में ये बेहतर होता है। जो फर्स्ट म्यूचुअल फंड था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का UTI था। उसके बाद 1987 में SBI द्वारा भी म्यूचुअल फंड जारी किया गया। जो फर्स्ट म्यूचुअल फंड है, फर्स्ट म्यूचुअल फंड इंडिया में, वो कौन था? UTI पहली चीज़। और 1987 में म्यूचुअल फंड की परमिशन और किसको दी गई? SBI को अनुमति दी गई इसके लिए। 1993 से निजी लोगों को भी अनुमति दी गई। 1993 से म्यूचुअल फंड के लिए निजी लोग को अनुमति दी गई, ठीक। अब जैसे SBI, PNB है, ICICI है, HDFC है, सबको दिया गया, ठीक है। मतलब HDFC, ICI, PNB सबको म्यूचुअल फंड के लिए अनुमति दिया गया। म्यूचुअल फंड में अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया जाए तो उसे हम ह्यूज फंड कहेंगे। ह्यूज फंड, ये वर्ड तब यूज करेंगे जब निवेश 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो तो उसे हम क्या कहेंगे? ह्यूज फंड कहेंगे। तो म्यूचुअल फंड एक फ़ंड है। फंड बाज़ार में क्योंकि सामान्य व्यक्ति को इसका नॉलेज नहीं होता है तो वो निवेश करता है, तरलता बढ़ती है, लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, कम पैसे की ज़रूरत यहाँ पे होती है और इजीली पैसा आप ले सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। लाभ दोनों लोगों में डिवाइड हो जाता है, जो निवेश करता है और म्यूचुअल फंड धारक होते हैं। और सबसे पहला म्यूचुअल फंड इंडिया में UTI द्वारा जारी किया गया, उसके बाद 1987 में SBI द्वारा, उसके बाद आज देखेंगे तो HDFC, ICI और फिर PNB और भी अदर बैंक हैं। और 1993 से अब निजी लोगों को भी म्यूचुअल फंड की अनुमति दे दी गई है। तो इस हिसाब से आज के क्लास में हमने क्या क्या जाना कि आज के क्लास में हमने सबसे पहले जाना कि सर्किट शेयर क्या होती है, ठीक है। हमने जाना P नोट्स के बारे में, हमने जाना म्यूचुअल फंड के बारे में और एक कुछ और पॉइंट्स जैसे उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना, जैसे कि FDI, FPI, इन सभी में कैसे निवेश करें, ADR, GDR एंड IDR के बारे में जाना, ठीक है। कल की क्लास में हम आपसे सेबी के बारे में चर्चा करेंगे और अर्न पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। कल की क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ।